तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हिम तालीम में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज जो कि एमएड एंट्रेंस क्वेश्चन टेस्ट पेपर की रहेगी, जिसमें कि आज हम करेंगे 2022 का एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, जिसमें कि हम 2019 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, 20 का भी और 21 का भी। इससे आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, वे लग जाएगा पता कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस में से आगे फर्दर आपको क्वेश्चन आ भी सकते हैं इसमें से। तो लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, वो पूछा गया था कि शिक्षा में यथार्थवाद के अनुसार एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। इसमें रियलिज्म की बात की गई कि जो रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो इसमें द मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधि, द वैल्यू एड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज थॉट, कि जो पढ़ाया जाता है उसके मूल्य और महत्व, बच्चों की प्रकृति, नेचर ऑफ चाइल्ड, एंड सिखाई जाने वाली सामग्री का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट टू बी थॉट। तो इसमें जो है, जो सही आंसर जो रहेगा वो आंसर बी रहेगा। जो पढ़ाया जाता है उसके मूल्य का महत्व, जो रियलिज्म है वो मूल्य के महत्व पर जो है बल देता है। हमेशा जब भी हमारे को क्वेश्चन आता है इसमें, तो रियलिज्म जो है वो मूल्य के महत्व पर बल देता है। बच्चे की प्रकृति के ऊपर जो है नेचुरलिज्म जो है, प्रकृतिवाद जो है वो विश्वास करता है, नेचुरलिज्म विश्वास करता है। तो इसका आंसर जो है 2 रहेगा, आंसर बी रहेगा। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत, इसको ज़्यादातर मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर ये जल्दी जल्दी होता रहेगा। और थोड़ा बहुत इसको इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश करूंगा मैं। अगला जो क्वेश्चन है, कौन विश्वास करता है कि वस्तु की वास्तविकता मानसिक घटनाओं से स्वतंत्र होती है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट हैव अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमिना। कौन, ये किस थॉट की बात कर रहे हैं। तो ये जो है वस्तुओं की मानसिकता की बात कर रहे हैं, वो यथार्थवादी करते हैं, यानी रियलिस्टिक करते हैं। रियलिस्टिक करते हैं, जो कि महत्व देते हैं किसको, जो कि महत्व, विचारों को जो महत्व देते हैं, मूल्यों को जो महत्व देते हैं, रियलिज्म। इसमें मैं आपको एक कुछ ऐड करके बताना चाहूँगा, क्योंकि इसी में से जो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से आगे आपको आने वाले एंट्रांसेस में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे आइडियलिस्टिक है, सॉरी, जैसे आदर्शवादी है, आइडियलिस्टिक है, ये इसके प्रवक्ता कौन है, इसके फादर कौन है इसके। तो इसके फादर वो है प्लेटो इसके फादर है। और यथार्थवादी है, रियलिज्म है, इसके फादर है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु याद रखना है आपने, अरस्तु है। नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म इसको रूसो इसके फादर है। और जो आपका अस्तित्ववाद है, इसके जो फादर है वो है सारेन किरकेगार्ड। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, सॉरी, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अस्तित्ववाद के जो वो है सारेन किरकेगार्ड। अस्तित्ववाद को इन्होंने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो किसने दिया था, वो दिया था फ्रोबेल ने, सॉरी, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है वो दिया था आपके जॉन डेवी ने दिया था आपका 1938 में। ठीक है, 1938 में दिए गए थे। इसको प्रगतिशील शिक्षा भी कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा जो कि व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म से संबंधित है। यहाँ पे सीधा भी क्वेश्चन आता है कि प्रैग्मेटिज्म के फादर कौन है। तो जॉन डेवी प्रैग्मेटिज्म के फादर है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रियलिज्म के फादर कौन है, अरस्तु है। और आपको आइडियलिज्म के फादर कौन है, आपको क्वेश्चन है वो आपको आया है रियलिज्म सोशलाइजेशन से। हमने कल डिस्कस किया था टॉपिक में, जो आपको बताया था हमने, उसमें जो साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है एक, सोशलाइजेशन से ये क्वेश्चन वहीं से आया है। सामाजिक प्रकृति, शिक्षा की सामाजिक प्रकृति में निहित है कि बच्चे के वांछनीय समाजीकरण को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, सामाजिक प्रकृति में क्या होता है,
बच्चे का जो समाजीकरण होता है तो उसको ही सुनिश्चित करेगा। क्षमताओं को सुनिश्चित वो ऐसा नहीं है नागरिकता को सुनिश्चित करे व्यक्ति के लिए नौकरी, ये नौकरी का भी तो बिल्कुल ही गलत होता है। अगर कोई हमें ऐसा क्वेश्चन आए कि ये हमें नौकरी के लिए प्रेफर करे, तो वो क्वेश्चन जो है आप पहले ही मत लगाना। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहारिकतावादी द्वारा बल देने वाली शिक्षण विधि है। अब देखो, जो व्यवहारवाद को जो है मानते हैं वो सीखने की गतिविधि को एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी करते हैं। व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है वो सीखने के थ्रू जो है बल देता है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी को जो है बल देता है, जिसका क्वेश्चन नंबर बी आएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये कहता है कि समाजीकरण जैविक जीव को निम्न में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। किस जो समाजीकरण जो है वो जो है एक जो मानव को है वो किस में परिवर्तित करता है, तो वो मानव को सामाजिक मनुष्य में परिवर्तित करता है। आधुनिक मनुष्य में सामाजिक, ये सोशलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, और ये साइकोलॉजी का पार्ट है। हमने डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट बीएड में ये सिलेबस पढ़ा है। तो एक जो है समाजीकरण जीव को एक सामाजिक मनुष्य में परिवर्तित करती है, सोशलाइजेशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है द्वितीयक समूह अनुभव का सार है। द्वितीयक समूह अनुभव का सार है, क्या है भाई? द एसेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एक्सपीरियंसेस इज, द्वितीयक ग्रुप क्या होता है, मतलब सेकेंडरी ग्रुप जो हमारे पेयर्स ग्रुप जो होते हैं, हमारे पेयर ग्रुप होते हैं, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? तो कैजुअलनेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, संपर्कों की आकस्मिकता होती है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, और ये क्वेश्चन भी सोशलाइजेशन से आया हुआ है। अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है वो फिलॉसफी से आया हुआ है। वो दीवा स्वप्न नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दीवा स्वप्न जो है फेमस जो है पुस्तक है, जो कि गीजू भाई बड़ेगा द्वारा लिखी गई थी, जो कि गुजरात के जो है निबंधकार थे गीजू भाई बड़ेगा। और एक और एडिशन करना चाहूँगा मैं इसके, ये जो है काका कालकेकर, ये जो है गुजराती और हिंदी और गुजराती साहित्यकार है, जो जिनकी पत्रिका का नाम है सर्वोदय पत्रिका। सर्वोदय पत्रिका याद रखना, क्योंकि क्या पता अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वोदय पत्रिका किसके, जैसे यहाँ पर दीवा स्वप्न के बारे में पूछा गया, उन्होंने सर्वोदय पत्रिका लिखी थी, और ये गांधी जी के करीबी होते थे, महात्मा गांधी के ये करीबी हुआ करते थे। किशोरीलाल मशरूवाला, ये भी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे, और ये भी एक निबंधकार थे। तो जी अगला जो क्वेश्चन है वो भी साइकोलॉजी से पूछा गया है। हमने कल भी आपको बताया था कि आपके जो है स्किनर से आपको क्वेश्चन आएंगे, फ्रोबेल से आपको क्वेश्चन आएंगे, थॉर्नडाइक से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन यहाँ से आया था ये पिछली बार। निम्नलिखित में से अधिगम सिद्धांत में बच्चों की आदतों में परिवर्तन लाने की सर्वाधिक क्षमता, तो जो है आदतों में परिवर्तन कैसे आता है? ट्रायल एंड एरर से आता है, बार बार प्रयास करने से आता है, ट्रायल और एरर से आता है। ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी दी थी वो दी थी थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग, ये जो थ्योरी दी गई थी क्लासिकल कंडीशनिंग, ये पेवलोव के द्वारा दी गई थी, पेवलोव के द्वारा दी गई थी, जिसमें कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि पेवलोव ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट किस जानवर के ऊपर किया था? वो कुत्ते के ऊपर किया था। क्लासिकल कंडीशनर इसमें थ्योरी दी थी। फर्दर आप इसको जब आपका एमएड में सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से पढ़ेंगे इन थ्योरीज के बारे में। अगली जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, जो ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी है वो दी थी स्किनर के द्वारा दी गई थी, जिसमें कि इन्होंने जो है चूहे का प्रयोग किया था और कबूतर का प्रयोग किया था। उसी तरह रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है ये भी स्किनर की ही थी, जो कि इसका परिणाम था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा प्रधान अध्यापक मुख्य रूप से होना चाहिए, कि जो एक अच्छा हेड टीचर जो है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो इसमें एक सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि वह एक अच्छा इंसान हो जो बच्चों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हो। ना कि ऐसा हो कि एक सिर्फ अच्छा शिक्षक हो बाकी बच्चे को छोड़ो परे, या फिर ऐसा हो कि अच्छा प्रशासक हो, मतलब मेंटेन अच्छा करे स्कूल लेकिन पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, अच्छा एथलीट हो, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो ऐसा टीचर होना चाहिए कि वो ज़रूरतों को बच्चों के जो उसके नीड है बच्चों को स्कूल में उसको पूरा करने वाला हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हार्वर्ड के शिक्षण के औपचारिक चरणों का हिस्सा नहीं है? तो मिस्टर हार्वर्ड ने कुछ चरण दिए थे, शिक्षा के औपचारिक चरण दिए थे, जिसमें कि हार्वर्ड का जो है वो एक तो ये था कि भाई नई जो है सामग्री, शिक्षा की सामग्री वो प्रस्तुत हो, और तुलना जो है वो अमूर्तता ऑब्स्ट्रैक्ट से की जाए, और जो है सामान्यकरण हो उसका, ताकि बच्चे अच्छे से समझ जाए। आकलन और मूल्यांकन इनकी जो है हार्वर्ड के जो शिक्षण में वो नहीं था। एक बार आप खुद से भी हार्वर्ड के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है बच्चे के अधिकतम
आत्म साक्षात्कार की दिशा में शिक्षक का प्रमुख योगदान किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रभावित होता है? देखिए, इसमें कहा गया है कि जो ये आत्म साक्षात्कार की बात की गई, सेल्फ रियलाइजेशन की बात की गई है कि टीचर जो है किस तरह से इफेक्ट डाले बच्चों के ऊपर, तो वो संवेदनशील छात्रों को लक्ष्यों की और उनके उद्देश्यों की आवश्यकता, टीचर को जो है जो एम एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टूडेंट के, उनको अचीव करने में जो है, उनको क्या नीड है, जो टीचर्स छात्रों की नीड क्या है, उनको अचीव करने में मदद करनी चाहिए। बच्चे की ज़रूरत को लगातार पूर्ति करते रहे, लेकिन बच्चा जो है डल रहा तो वैसा परिणाम उसको नहीं मिलेगा। कक्षा की गतिविधियों में सख्त नियंत्रण, ये जहाँ पर कक्षा में सख्त नियंत्रण की बात होगी वो हमेशा क्वेश्चन गलत होगा। अकादमिक मानकों में सख्त सुदृढ़ीकरण, यहाँ भी सख्त आ गया, तो यहाँ भी जो है सख्त हमने नहीं होना बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चा हमारे लिए सुप्रीम है और सुप्रीम के ऊपर सख्त नहीं हुआ करते भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज, क्या है प्राथमिक कार्य टीचर का? निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, छात्रों को अधिगम हेतु प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करना, वयस्कों की मांगों और अपेक्षाओं के अनुरूप आदतों को बढ़ावा देना, आवश्यकता के अनुसार नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। यस, टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल एड वेयर एवर इंडिकेटेड, कि भाई आवश्यकता के अनुसार जो हमें बच्चों को जो है वो उनको नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका इंटेलिजेंस से आया है, और इंटेलिजेंस जो कि पार्ट है साइकोलॉजी का, आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, ये पार्ट आपको साइकोलॉजी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया व्यवहार के अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि। ऋषि मुनि भी यही करते थे, इंट्रोस्पेक्ट करते थे, अपने आप को जानने की कोशिश करते, आत्मनिरीक्षण करते थे। इसमें जो है जैसे बुद्धि का इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि का परीक्षण जो है वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बीनेट ने दिया था। अल्फ्रेड बीनेट ने दिया था ये टेस्ट, मतलब सबसे प्रथम इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था इसको, अल्फ्रेड बीनेट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बुद्धि परीक्षण जो है किसने दिया, टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अल्फ्रेड बीनेट ने ये जो है दिया था। अगला जो क्वेश्चन है इटियोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द टर्म एजुकेशन, क्या मतलब है भाई एजुकेशन का, ये पूछा है इसने सीधा सीधा। शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा इज मीनिंग का अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, जानना, और ये क्वेश्चन जो है फिलॉसफी से आया हुआ है। ठीक है, दैट इज सिंपल। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है इज एन इंटरेक्टिव मेथड इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज थ्रू डायलॉग, कि भाई जो डायलॉग के थ्रू जो है नॉलेज की बात जो है वो कौन करता है? वो सोक्रेट करता है। सो ये इसको हम सोक्रेट मेथड भी बोलते हैं, जो कि डायलॉग के थ्रू जो है नॉलेज एनहांस करने की जो बात करता है, सोक्रेट जी करते हैं ये। इसमें जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, जो कि हमने पढ़ा था व्यवहारवाद में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, जो कि किसने दी गई थी? जॉन डुई की, वो एक्सपेरिमेंट मेथड हम वहाँ पढ़ते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड जो लेक्चर मेथड जो है वो हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, और इंट्रोस्पेक्टिव मेथड जो है जो कि सबसे पुराना मेथड है, आत्मनिरीक्षण विधि जो है ओल्डेस्ट मेथड है इंटेलिजेंस का। अगला जो क्वेश्चन है वो सोशलाइजेशन से आया है आपको, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये कहता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और डैश से संबंधित समस्याओं के लिए उपयुक्त समाधान खोजने का प्रयास करता है, कि जो हमारे एजुकेशनल सोशोलॉजी है उसमें हम किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का समाधान करते हैं? तो दैट इज़ वेरी सिंपल, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका समाधान करते हैं। आपने एक बार सोशलाइजेशन के टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सोशलाइजेशन से। अगला जो क्वेश्चन है वो है आइडियलिज्म से। आदर्शवादियों का तर्क है कि डैश परम वास्तविकता है। आदर्शवादी जिनका नाम ही है आइडियाज़ की बात करते हैं आदर्शवादी। आइडिया मतलब विचार की बात करते हैं आदर्शवादी। और आदर्शवाद का जो फादर है वो कौन थे? वो थे प्लेटो थे भाई। आदर्शवाद के फादर कौन थे? प्लेटो थे। सो अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजी से, और इसमें कहा गया है कि किंडरगार्टन की अवधारणा किसने दी थी? तो ये फ्रोवेल की थी भाई, किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल की थी, और इसमें जो है फ्रोवेल ने दिया था किंडरगार्टन मेथड। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की बात की थी, रूसो ने नेचुरलिज्म की बात की है, मतलब प्रकृतिवाद की बात की है, और आपके जो प्लेटो है इन्होंने आपका आदर्शवाद की बात की। हमने थोड़ी देर पहले भी अपनी पढ़ा था कि इन्होंने आदर्शवाद की बात की है। आप कॉपी पेन लेकर आप लिख भी सकते हैं इन बातों को। सो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वो है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, किसने बल दिया इसके ऊपर जो है? हु एम्फसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस, किसने ये बात कही भाई? तो ये सोशल जो है सोशल
की जो वो बात करता है वो जॉन डीवी करते हैं। सोशलाइजेशन की बात जो है जॉन डीवी के द्वारा की गई है, और जॉन डीवी जो है वो बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो संबंध है वो सीधा है सामाजिक प्रक्रिया से। ठीक है। अगला जो रूसो है, बार बार आपको बता रहा हूँ, नेचुरलिज्म से जुड़े हुए। प्लेटो जो है वो आदर्शवाद से जुड़े हैं, मतलब आइडियलिज्म से जुड़े हुए। और जो विवेकानंद है वो भारत के काफ़ी बड़े फिलोसफर रहे, जिनकी जो है इम्प्लीकेशंस जो है हम पढ़ते हैं, फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन इनको हम इनकी हम पढ़ते हैं एजुकेशन में। तो आपने एक बार विवेकानंद जी को भी पढ़ लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, गोलाकार नियम संपूर्ण सत्यता और पर्याप्त मानव शिक्षा का मूल नियम है, ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है भाई लोग, तो वो ये जो है अरविंदो ने कहा। फिलोसफी से ये क्वेश्चन आया है, और अरविंद से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं हर बार एंट्रांस टेस्ट में। तो आपने अरविंदो को एक बार फिर से जो है पढ़ लेना है। पेस्टोलॉजी भी इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्रोबेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रोवेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन मेथड दिया था, आपको पता है किंडरगार्टन मेथड बाय फ्रोवेल। जो पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी ये जर्मन जो है वो एजुकेशन रिफॉर्मर थे, इनके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, एंड दैट इज़ अरविंदोज एजुकेशनल आइडियाज इज़ नोन एज, कि अरविंद घोष जो थे उनके जो शिक्षा आदर्श जो है वो किस रूप में माने जाते हैं? तो आपको क्वेश्चन इससे पहले भी आया था, ये गोलाकार शिक्षा के रूप में इनको जो है स्पाइरल एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था बुनियादी शिक्षा, जो कि के गांधी के द्वारा दी गई थी। एकीकृत शिक्षा की बात जो है, इंटीग्रल एजुकेशन जो हम आजकल कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन जो हमें आज के डेट में हमें मिला है, ये हम इसमें बात करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो सी है। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज़ 23, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें कहा गया है कि शिक्षा शब्द का अर्थ है किसी भी मनुष्य के भीतर के छिपे हुए अव्यक्त सुप्त स्वभाव्य रहस्य को कम करना, डैश यह डैश को का दृष्टिकोण है। तो इसमें जो है ये प्लेटो का आदर्श की बात की गई है, आदर्शवाद की बात की गई है, आइडियलिज्म की बात की गई है। इसमें सीधा कहा गया कि भीतर के छुपे हुए मूल भाव, मूल्य और भावों को जो है व्यक्त करता है। तो प्लेटो जो आदर्शवादी जो है वो इसकी बात करते हैं। अगर रूसो इस बारे में बात करता तो ये प्रकृति को बच्चे से जोड़ता। अगर हाँ जी, प्रकृति को बच्चे से जोड़ता। फ्रोबेल अगर बात करते हैं इसकी, तो ये इनका झुकाव थोड़ा बहुत जो है वो सोशलाइजेशन की ओर होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें कहा गया है कि अरविंद घोष के जो दर्शन है उसमें समग्र अर्थ शिक्षा में जो है किस पहलू में शामिल किया गया है? तो जो अरविंदो है वो बात करते हैं शारीरिक जीवनप्रद और मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा की ओर जो है वो बात करते हैं अरविंद घोष। तो आपने एक बार अरविंद घोष को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है अरविंद घोष की फिलॉसफी से आएगा। अरविंद घोष की जो एजुकेशन फिलॉसफी है तो वहाँ से आ गए है। तो एक बार आप रिमाइंड करके ध्यान से पढ़ लेना है अरविंद घोष को। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ 25 क्वेश्चन, एंड इसमें कहा गया है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य संपूर्ण मानवता का विकास है, जिसमें राष्ट्र का विकास शामिल है, जो बदले में व्यक्ति के विकास पर निर्भर करता है। शिक्षा की इस अवधारणा को डैश के रूप में जाना जाता है। ये काफ़ी सिंकर है। वैल्यू एजुकेशन की इसमें बात की गई है, मूल्य शिक्षा की इसमें बात की गई। इसमें कोई अध्यात्म हमें देखने को नहीं मिलता है। अभिन्न शिक्षा, पूर्ण शिक्षा जो है वो मूल्य शिक्षा के इंटीग्रल ही आ जाती है। तो इसमें ये बात कही गई है। दैट इज़ इसका क्वेश्चन जो आंसर जो है वो आंसर डी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ हु वॉज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 का, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया था उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो के कस्तूरी रंजन जो है उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, हेड थे। इनकी अध्यक्षता में जो है 2020 की जो है NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बनी है। और आपने भी NEP को एक बार ठीक ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि जो आने वाला जो एंट्रांस होगा उसमें कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 के बीच जो है क्वेश्चन NEP में आने जरूर है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें कहा गया है कि भाई प्रकृति की ओर लौटो, वो किसने नारा दिया? ये किसका नारा है? तो ये नारा है प्रकृतिवादियों का, नेचुरलिज्म में जो विश्वास रखते थे उनका नारा है। प्रैग्मेटिज्म जो है, जो प्रयोजनवाद है, ये प्रयोजनवाद की बात कौन करता है? प्रैग्मेटिज्म की बात कौन करता है? प्रैग्मेटिज्म की जो बात करता है वो करता है J.B. वॉटसन जो है वो बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म की। J.B. वॉटसन जो है प्रैग्मेटिस्ट है, ये प्रैग्मेटिज्म की ये बात करेंगे। रियलिज्म की जो बात करते हैं, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से हर बार जो क्वेश्चन आते हैं। रियलिज्म की बात जो है अरस्तु करते हैं, और नेचुरलिज्म की बात जो है वो रूसो करते हैं। और जो अस्तित्ववाद की है
एक्सटेंटलिज्म की जो बात करते हैं वो करते हैं सारेन किरकेगार्ड, ये आप ध्यान रखोगे। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 28 है, उसमें कहा गया है शिक्षा में मानव क्षमता का विकास क्या है। कि जो भाई शिक्षा जो है, शिक्षा में जो है मानव क्षमता में हम क्या कैसे पता लगाए कि जो शिक्षा में जो है मानव की क्षमता में जो विकास करती है, तो वो है व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य जो है वो मानव क्षमता का विकास के जो है मापदंड को मापता है। इसमें ये कई बार इसमें ऐसा होता है, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है और इसमें कई बार ऐसा होता है कि अब हमारे को 2-3 आंसर जो है वो सही लगते हैं, लेकिन उन 2-3 आंसर्स में से एक क्वेश्चन आंसर ऐसा होता है जिसमें कि आपको जिसमें कि एक आंसर जो है उन दोनों को जो है अपने अंदर जो है समाहित करने की क्षमता रखता है, तो वो आंसर सही होता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 29 है और इसमें कहा गया है कि शिक्षक प्रक्रिया के 3 प्रमुख घटक क्या है। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। ये 3 जो है स्तंभ है शिक्षा की प्रक्रिया के, 3 स्तंभ है, 3 घटक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें कहा गया है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, इस बात पर किसने बल दिया। देखो, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है जॉन डेवी ने जो है कहा था, जो कि जॉन डेवी कौन थे, जो कि प्रेगमेटिज्म की बात करते हैं, प्रेगमेटिज्म की बात करते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं, सामाजिक सोशलाइजेशन की बात करते हैं जॉन डेवी। रूसो नेचुरलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। जो पेट्रोलॉजी थे जर्मन जो है एजुकेशनल जो है रिफॉर्मर थे। और विवेकानंद जी, आपको इनकी विवेकानंद का तो आपको पता है, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है शिक्षा के ऊपर जो है इम्प्लीकेशंस इनकी आज भी होती है शिक्षा के ऊपर जो इन्होंने। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें कहा गया है शिक्षक मनोविज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य है। जो शिक्षक मनोविज्ञान का जो है प्राथमिक उद्देश्य, शैक्षिक मनोविज्ञान का जो है वो प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए बच्चों की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका अधिक से अधिक सराहना प्रदान करने के लिए। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का जो है महत्व तो ये रहता है कि जो बच्चा है ना, बच्चा है वो शिक्षक की भूमिका उसमें ऐसी होनी चाहिए कि भाई जो उसकी जो है बच्चे की शिक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका को अधिक सराहना। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें कहा गया है मानव विकास निर्धारित होता है। मानव विकास जो है किसके आधार पर जो निर्धारित होता है, तो ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है और साइकोलॉजी में एक बेसिक जो है फंडामेंटल रहता है कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट क्या है, वो है डेवलपमेंट है। तो इसका काफ़ी सीधा घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन ये काफ़ी सीधा क्वेश्चन है। बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ इनहेरिटेड एंड एनवायरनमेंट फोर्स, तो वही है आपका क्या, मानव विकास। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की आधारभूत नींव रखी गई है, किस में रखी गई है, किशोर अवस्था में रखी गई है। भाई देखो, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं अधिकतम फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो चेंजेस जो आते हैं वो किस पीरियड में आते हैं, एडोलेसेंस एज आते हैं, इसी को हम कहते हैं तनाव एंड तूफान की अवस्था कहते हैं, ठीक है भाई। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें कहा गया है शिक्षक मनोविज्ञान को भावी शिक्षकों को प्रदान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि, प्रभावी शिक्षण के लिए प्रस्थान बिंदुओं के रूप में सिद्धांत, अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण, अनुसंधान प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से सही शिक्षण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन हो, उनके शिक्षण में उपयोग करने की वैध प्रक्रिया। तो इसमें काफ़ी सिंपल है, अनुसंधान प्रक्रिया जिसके माध्यम से सही शिक्षण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन हो। तो शैक्षिक मनोविज्ञान को भावी शिक्षकों को प्रदान करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि भाई उसमें ऐसी प्रक्रियाएं हो जिसके माध्यम से जो उनकी जो कार्य प्रणाली है उनका मूल्यांकन सही ढंग से हो। तो ये भी क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी से था। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर 5, इसमें कहा गया है सीखने का एक बहुत उपयोगी सिद्धांत यह है कि एक नई प्रतिक्रिया को मजबूत किया जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट आई है ये किसको दर्शाती है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये साइकोलॉजी से आया, लर्निंग एंड टीचिंग से ये क्वेश्चन है और ये किसको, पुनर्बलन को, रीइंफोर्समेंट को ये दर्शाता है। ये जो आपको थॉट दिया गया है यहाँ पे ये रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है। तो अभिप्रेरणा क्या है, ये हमारे आंतरिक स्थिति के लक्ष्य को, जो हमारे लक्ष्य को जो है वो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे व्यवहार में जो चेंजेस लाती है वो है मोटिवेशन। जब हम मोटिवेट होते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य को बिल्कुल जो है वो अचीव कर पाएंगे, तो वो क्या है, व्यवहार में चेंज है, तो वही क्या है, वो मोटिवेशन है, ठीक है। ये भी है
साइकोलॉजी से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये मोटिवेशन का एक अलग टॉपिक रहता है साइकोलॉजी में, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख पा रहे होगे, हमने कल इससे पहले कि आप वीडियो एक बार देख लेना, अगर आपने सिलेबस नहीं आपको पता है तो इससे पहले हमने एक और वीडियो डाली जिसमें सिलेबस डिस्कस किया गया कि आपने पढ़ना क्या है एक्चुअली। तो आप देख पा रहे होगे कि यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं एक्चुअली में। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें कहा गया है कि जब 6 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे का टेस्ट कर लेता है तो उसे कहा जाता है। ये भी साइकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, और साइकोलॉजी का जो है इंटेलिजेंस जो एक उसमें टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और इसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इसका आंसर है इंटेलिजेंट, दैट इज़ इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। वो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन होगा अगर वो कोई बच्चा 6 साल का है, और वो कोई बच्चा 6 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे का टेस्ट कर लेता है तो वो इंटेलिजेंट है भाई, वो ठीक है, वो कैपेबल है वो करने में, ठीक है, किसी को समझा भी सकता है। अगला जो क्वेश्चन 38, जनता द्वारा ऐसे संगठनों को सीखने की सर्वाधिक संभावना होती है जो बढ़ावा देते हैं किसको, ठीक है, जनता द्वारा ऐसे संगठनों को सीखने की सर्वाधिक संभावना होती है जो बढ़ावा देते हैं अस्तित्व को, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो सोशलाइजेशन से आया है, तो आपने एक बार सोच। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज 39, भय की श्रेणी में आने के लिए एक डर में दोनों का होना जरूरी है, कि भाई जब हम भय लगता है हमारे को, ठीक है ना, हमारे किसी चीज़ का फोबिया होता है, तो इस फोबिया में कौन सी 2 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कि तब हमें फोबिया होगा, तो वो होता है शॉर्ट लिव्ड एंड डेंजरस, मतलब अल्पकालिक और ख़तरनाक होता है भाई। तो ये 2 जब तक 2 ये प्रक्रिया आपके सामने है तब तक आपको डर लगेगा, अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आपको डर जो है फोबिया जो है वो नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश प्रभाव के नियम का सबसे अच्छा सार प्रस्तुत करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट सम्स अप द लॉ ऑफ इफेक्ट के लॉ को जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावी कौन करता है, कि मतलब आप किसी चीज़ को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर ऐसा कौन सा लॉ जो है वो प्रभाव डालेगा जो आप किसी कार्य को इफेक्टली कर सकते हो। तो इसमें कहा गया थिंक बिफोर यू एक्ट, ठीक है, कार्य करने से पहले सोचो, यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनसे जुड़े, अगर यह काम करता है तो इसे दोहराए। तो देखो, थिंक बिफोर यू एक्ट प्रभावशाली आपके लिए वही रहता है अगर आप सोचते हैं कुछ कार्य करने से पहले, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो लॉ जो आपको इफेक्टिव बनाता है आपके कार्य को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 41, और जिसमें कहा गया है स्पेयरमैन ने विकसित क्या किया था भाई स्पेयरमैन ने। तो स्पेयरमैन की जो है एक फेमस है वो है 2 फैक्टर थ्योरी, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत जो है वो स्पेयरमैन ने दिया था। तो जो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत है जो है 2 फैक्टर थ्योरी है स्पेयरमैन ने दी थी, और जो यहाँ पे जो है मानसिक क्षमता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, थ्योरी ऑफ मेंटल एबिलिटी दी थी एल थ्रस्टन के द्वारा जो है ये दी गई थी मानसिक क्षमता की जो थ्योरी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहा गया है एक बच्चे के व्यक्तित्व को मापने के लिए सबसे व्यक्तिपरक तरीका कौन सा है। देखो, इसमें बहुत सिंपल कहा गया कि व्यक्तित्व मापना है, तो व्यक्तित्व मापने के लिए क्या होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे यहाँ पे, तो इंटरव्यू मेथड जो है इसके लिए साक्षात्कार विधि सबसे जो है वो प्रभावी रहती है। अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क की बात होती तो वहाँ पे यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड जो है वो काम आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप या की बात होती तो यहाँ पर जो है क्वेश्चनर मेथड जो नहीं, यहाँ पे अगर हमें कोई हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें क्वेश्चनर मेथड जो है वो काम आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें कहा गया है मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के चिंतन पहलू को डैश के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें कहा गया कि द थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफिकल हेल्थ इज ऑल्सो नोन एज, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के चिंतन पहलू को डैश के रूप में जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य जो है वो सीधा कहा है कि ये है क्या है मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य वो क्या है, मेंटल हेल्थ है हमारी, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ है। तो कभी कभी ये शब्दों के साथ भी खेल जाते हैं और हमें इन्हीं शब्दों से खेल के आगे बढ़ना है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें कहा गया कि मनुष्य में स्वयं के लिए पाए जाने वाले स्वाभिमान को डैश कहा जाता है, ठीक है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना हमारे अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हमारे अंदर, मनुष्य का जो स्वाभिमान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, आत्म प्रभावकारिता कहा जाता है, सेल्फ। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 45, और इसमें कहा गया है मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है, क्या है, गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या है, बुद्धिमान विकल्प बनाने में बच्चों की सहायता करना, ठीक है। मार्गदर्शन क्या है, जो बुद्धिमान बच्चे हैं, बुद्धिमान विकल्प बनाने में बच्चों की सहायता करना,
उनके लिए एक अच्छा मार्ग प्रदर्शित करना, अच्छा वे जो है उनको अच्छी गाइडेंस देना, जिस रास्ते पे वो जाना चाहते हैं उनको प्रशस्त करना उसके लिए कि आपके लिए फ्यूचर में ये बेस्ट रहेगा, आपको जिसमें शौक है आपको ऐसा करना चाहिए, आप किसी दूसरे लाइन में जा रहे हो तो आपकी जो क्षमताएं हैं उसको, उन क्षमताओं को एनहांस करके तो वो एक अच्छी गाइडेंस हो सकती है। तो एक बुद्धिमान विकल्प बनाने में बच्चों की सहायता करना। जो अगला है 46, और 46 में कहा गया है कि सामाजिक प्रगति प्रगति और पूर्ण मानव मुक्ति और उनके विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए फिलीपींस ने स्वयं को एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित किया। सोशलाइजेशन से ये क्वेश्चन आया है और इसका जो है सीधा आंसर है वो क्या है, वो है सामाजिक आयाम। एक जो है सामाजिक प्रगति, पूर्ण मानव मुक्ति, उनके विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए फिलीपींस ने स्वयं को एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित किया। तो ये ना तो कोई बौद्धिक आयाम बना, ना राजनीतिक, ना नैतिक, तो ये सामाजिक समाज का गठन हो रहा है ना, एक सामाजिक गठन हो की बात कर रहे हैं, तो एक सामाजिक आयाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, और इसमें कहा गया है मूल्य आधारित विचार को शिक्षार्थियों के व्यवहार के बारे में बताते हैं, जैसे उनका रवैया, रुचि, आकांक्षाएं, चिंताएं और विश्वास। तो इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें मूल्यों का निर्धारण किया गया है। शिक्षार्थियों के व्यवहार में जो मूल्य क्या निर्धारित हो गए, तो इसमें यही बात की गई है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें कहा गया है मूल्य विभिन्न पीढ़ियों, संस्कृतियों और समाजों में और स्वयं व्यक्तियों के भीतर विभिन्न भिन्न होते हैं। इसका आशय है कि क्या है, इसका मतलब कि जो मूल्य जो है विभिन्न पीढ़ियों के अंदर जो है, समाज के अंदर जो है वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। इसका एक है कि जो मूल्य, जो हम वैल्यूज़ हम सीखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो है स्रोतों से हमें मिलती है, हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें कि कहा गया है शिक्षक संज्ञानात्मक और प्रभावी निविष्ट के माध्यम से सीखने को समृद्ध कर निम्न मूल्य अधिगम का निर्देशक बन जाता है। तो वो क्या करता है इसमें, कि जो शिक्षक है, एक टीचर जो है उसकी जो है संज्ञानात्मक और प्रभावी जो निविष्ट के माध्यम से सीखने को समृद्ध कर निम्न मूल्य अधिगम का निर्देशक जो बनता है, उसमें जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो विश्लेषक के तौर पर कार्य करता है, एनालिसिस के तौर पे कार्य करता है, विश्लेषण करता है, वो तभी जो वो एक जो है अच्छा निर्देशक बन पाता है स्टूडेंट्स के लिए। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें कहा गया है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आज जो है हमने फिलॉसफी और साइकोलॉजी के ही मेनली क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब ये अंतिम क्वेश्चन है, वो शिक्षक के अधिकार के लिए संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया, 2009 की जो किया गया था शिक्षक के अधिकार के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए, राइट टू एजुकेशन 2009, जिसमें कि कंपलसरी थी शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है बिल्कुल कंपलसरी थी। ठीक है, 14 साल तक जो है वो कंपलसरी एजुकेशन थी की बात कही गई थी। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने आज 50 क्वेश्चन जो है किए, जिसमें कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो साइकोलॉजी से पूछे गए थे और फिलॉसफी से पूछे गए थे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया कि आपका सिलेबस क्या होगा। तो 50 क्वेश्चन आपके फिलॉसफी से और साइकोलॉजी से ही आ रहे हैं। अगर आप इस पोर्शन को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एंट्रेंस नहीं रुकने वाला। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यह वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी आपके एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के लिए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपने सुझाव दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अपने आप को सुधार सके, परिवर्तन कर सके और एडिशन कर सके आने वाली वीडियोज़ में।